नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। प्रधानमंत्री मोदी के पंजाब दौरे में सुरक्षा में हुई चूक का मामला बढ़ता जा रहा है। कल पंजाब दौरे में फिरोजपुर जाते वक्त पीएम मोदी के काफिले को रास्ते में प्रदर्शनकारियों ने रोका। वहां पीएम मोदी करीब 20 मिनट तक फंसे रहे और इस मामले में बीजेपी लगातार पंजाब सरकार और कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी इसे कांग्रेस की साजिश बता रही है और इस बीच पीएम की सुरक्षा की जांच के लिए पंजाब सरकार ने कमेटी भी बना दी है, जिसे 3 दिन में रिपोर्ट देनी है। उधर सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला उठा, जिसकी कल सुनवाई हो सकती है। चंडीगढ़ में बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल पंजाब के राज्यपाल से मिला और इस मामले में शिकायत की है। वहीं बीजेपी ने एक वीडियो भी जारी किया है और कांग्रेस पर देश में दंगे कराने की कोशिश का आरोप लगा दिया है। और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड के उत्तरकाशी में थे, जहां उन्होंने रोड शो किया है और एक रैली को संबोधित किया है। अपनी रैली में राजनाथ सिंह ने पंजाब में हुई पीएम की सुरक्षा में चूक का मुद्दा उठाया और कहा कि देश कांग्रेस की ऐसी राजनीति को स्वीकार नहीं करेगा। बहनों भाइयों, कितनी दुख की बात है। कल वह पंजाब गए थे, वहां कांग्रेस की सरकार है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, भारत जैसे महान देश का प्रधानमंत्री जाता हो और उसकी सुरक्षा में चूक हो जाए और उसके बाद भी कांग्रेस के लोग अनाप बातें करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं सभी से इसका जवाब मैं चाहता हूं, क्या बहनों भाइयों ऐसी कांग्रेस को क्षमा किया जाना चाहिए? मैं आपसे जवाब चाहता हूं, हाथ उठाकर बताइए कि क्षमा किया जाना चाहिए कि नहीं। मीडिया के लोग जरा पीछे देख लीजिए, लोगों की क्या आवाज है, यहां मत देखिए। मैं एक बार हाथ उठाकर बताइए, इन्हें माफ किया जाना चाहिए। मैं ऊपर खड़े हुए लोगों से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री देश का प्रतिनिधित्व करता है, यदि उसके सुरक्षा के साथ चूक होती है, आप बहनों भाइयों से पूछना चाहता हूं, क्या उसे क्षमा किया जाना चाहिए उस राजनीतिक पार्टी को? कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। सिद्धू ने पीएम की सुरक्षा चूक को ड्रामा करार दिया। ते प्रधानमंत्री आया होवे ते इज्जत किद्दां बचानी सी। 500 बंदियां नूं कित्थों लैक्चर दिंदा। ते मैं पुछना चाहना प्रधानमंत्री साहब, मैं पुछना चाहना कि साडे किसान वीर साडी पग 1.5 ਤੋਂ 2 साल दिल्ली दियां बरूहां दे उत्ते बैठी रही, लंगर आप चलाउंदी रही, दिल्ली नूं खाना खवाउंदी रही, ते मैनू दसो और 1.5 साल उत्थे पए रहे ते तुहाडे किसे मीडिया ने कख नहीं बोलिया ते कल थानू 15 मिनट रोकना पै गया ते आऊं होगी, आऊं होगी, ठोको ताली टका। कल पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया और दावा किया है कि इसके पीछे पाकिस्तानी और खालिस्तान का समर्थन करने वालों की साजिश थी। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस भी इस साजिश में शामिल है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस देश में दंगे कराना चाहती है। कल पीएम मोदी पंजाब दौरे पर थे और सड़क के रास्ते फिरोजपुर में रैली के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में एक फ्लाईओवर पर प्रदर्शनकारी जमे हुए थे और वहां पीएम का काफिला रोकना पड़ा और इसके बाद पीएम मोदी करीब 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर ही फंसे रहे और फिर बीच रास्ते से ही वापस बठिंडा लौट गए। गंदी सरकार मोदी करके मोदी पुੱਜਣ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹਦੀ ਰੈਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗਰਮੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਯੋਧੇ ਵੀਰ ਸੁਝਾਅ ਸਿੰਘਾ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ। ਬੋਲੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਮਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲਾ। पीएम की सुरक्षा में चूक मामले में अब देश भर में बवाल बढ़ा हुआ है, तो पंजाब सरकार भी दबाव में आई है। पंजाब सरकार ने आनन फानन में हाई लेवल कमेटी बनाने का फैसला किया। ये कमेटी 3 दिनों के अंदर रिपोर्ट सौंपेगी और इससे पहले पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि पीएम की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई और उन्हें कोई खतरा नहीं हुआ। और कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की है। वहां पीएम मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पंजाब में हुई सुरक्षा चूक की जानकारी दी। राष्ट्रपति ने पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर चिंता जताई। तो तस्वीरें उस मुलाकात की जो बेहद अहम है। देश के शीर्ष नेतृत्व की शख्सियतें एक साथ एक मंच पर, लेकिन इस बार मुद्दा बेहद गंभीर। दरअसल प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला जिस तरह से सामने आया, उसके बाद राष्ट्रपति ने इस पर चिंता जताई और
फिर मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री वहां उनसे पहुंचे और ये तस्वीरें तभी की हैं। मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पंजाब में हुई सुरक्षा चूक की जानकारी दी। राष्ट्रपति ने पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर चिंता जाहिर की। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति ने चिंता उन तस्वीरों पर जताई जो कल फिरोजपुर में सामने आई, जहां प्रधानमंत्री को रैली में जाना था, लेकिन किस तरह से प्रदर्शनकारी सड़क पर थे और वो रास्ता रोके हुए खड़े थे और प्रधानमंत्री को 20 मिनट तक वहीं पर इंतजार करना पड़ा और वापस लौटना पड़ा भटिंडा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बहुत मुफीद नहीं दिख रहा है। वहीं फिर इस मामले पर राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री की उस बात को लेकर, सुरक्षा को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चिंता जाहिर की है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति कोविंद से मिलने के बाद ट्वीट किया है, मुझे राष्ट्रपति जी ने बुलाया था और उनकी चिंता के लिए आभारी हूं, उनकी शुभकामनाओं के लिए आभारी हूं, जो हमेशा ताकत का स्रोत हैं। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने पीएम मोदी की सुरक्षा चूक पर कहा कि इस पूरे मामले पर न्यायिक जांच हो और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा कोई राजनीतिक फुटबॉल नहीं है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। एक कानून बना हुआ है, भारत की संसद ने उस कानून को पारित किया था। एसपीजी का एक एक्ट है जिसके तहत प्रधानमंत्री और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है और अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई कोताही हुई है, कोई अनगहली हुई है, किसी तरह का लैप्स हुआ है, एक सिटिंग जज हाईकोर्ट द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए और जो भी जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेवारी सुनिश्चित करके उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। पीएम के पंजाब दौरे पर हुई चूक का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया। मनिंदर सिंह ने पीएम की सुरक्षा में हुई चूक पर न्यायिक जांच की मांग की। हालांकि मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने कहा है कि यह सरकार का मामला है, लेकिन मनिंदर सिंह ने आग्रह किया है कि कोर्ट ये सुनिश्चित कर सकता है कि ऐसा दोबारा ना हो और इस पर अदालत मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गया। कल इसकी सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला उठा और इस पूरे मामले को लेकर कल सुनवाई होने की जानकारी भी सामने आ रही है। लेकिन अहम बात यह है कि किस तरह से ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। दरअसल पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और मनिंदर सिंह ने पीएम की सुरक्षा में हुई चूक पर न्यायिक जांच की मांग की। हालांकि मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने कहा कि यह सरकार का मामला है, लेकिन मनिंदर सिंह ने आग्रह किया कि कोर्ट यह सुनिश्चित कर सकता है कि ऐसा दोबारा ना हो और इस पर अदालत मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के बाद बीजेपी कार्यकर्ता गुस्से में है। देहरादून में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन का घेराव किया है और जमकर नारेबाजी की और इस दौरान वहां भारी पुलिस बल तैनात हुआ। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की नौबत भी आ गई। वहीं कानपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंजाब के सीएम चन्नी का पुतला जलाया और पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। हरियाणा के सोनीपत में व्यापारियों ने पंजाब के मुख्यमंत्री का पुतला फूंका है। व्यापारियों ने कहा कि पंजाब सरकार ने जानबूझकर साजिश के तहत प्रधानमंत्री के काफिले को रोका। जम्मू में डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने पंजाब सरकार और कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की है। वहीं रुद्रपुर से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जहां बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करते दिखे हैं। ये 5 तस्वीरें आपके सामने जो बता रही हैं कि किस तरह से पूरी की पूरी बीजेपी इस वक्त गुस्से में है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि पीएम की सुरक्षा में चूक एक साजिश थी और कांग्रेस इस साजिश के पीछे है। प्रहलाद जोशी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने यह सोची समझी साजिश पाकिस्तान की सीमा के पास रची। उन्होंने कांग्रेस आला कमान से माफी की मांग की है। पीएम का काफिला जहां रोका गया वो जगह पाकिस्तान की बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर है। ये मामूली घटना नहीं है, ये घटना बहुत सोच समझकर वेल हैच्ड प्लान है, ये वेल हैच्ड कॉन्स्पिरेसी है। इसमें शायद पाकिस्तान का भी कुछ रोल है। कांग्रेस और पाकिस्तान के बीच एक समझौता है। पाकिस्तान के बॉर्डर पे प्रधानमंत्री जी को इतने देर तक जो रुकना मजबूर कर दिया, इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र है। कांग्रेस पार्टी देश के लिए इसका एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा। कांग्रेस अध्यक्ष को थोड़ी तो भी शर्म है तो
इतने बरसों तक देश में राज किया है। देश का क्षमा प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री देश का होता है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी कांग्रेस पर वार करते हुए पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को कांग्रेस की साजिश बताया। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई, पंजाब के मुख्यमंत्री का कहना है कि पूरी तरह से सुरक्षा दी गई थी, वो खेद भी जता रहे हैं, लेकिन कहना है कि किसानों पर वो गोली नहीं चला सकते। देखिए, एक बात समझिए आप, जनाधार की कंगाली ने कांग्रेस पार्टी को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मवाली बना दिया है, और जो पार्टी जनाधार की कंगाली से जूझ रही हो और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की मवाली की भूमिका में आ गई हो, वो इसी तरह की हरकत करेगी। और अफसोस की बात यह है, इस तरह की अपनी आपराधिक करतूत पर अहंकारी कुतर्क दिए जा रहे हों, इसको कहते हैं कि साजिश और सीनाजोरी। सर, इसके साथ ही साथ यह भी मैं कह रही है, कांग्रेस पार्टी कह रही है या विपक्षी पार्टियों का यह आरोप है कि प्रधानमंत्री खुद नहीं जाना चाहते हैं, रैली में लोग कम थे। मुझे इसीलिए कहा ना कि अपनी आपराधिक करतूत पर कि जिस तरह के अहंकारी कुतर्क दिए जा रहे हों, अरे भाई, यहाँ पर सिक्योरिटी लैब्स का मामला नहीं है, ये एक जानबूझकर की गई एक कॉन्स्पिरेसी और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मामला है। ये केवल आपराधिक लापरवाही का मामला नहीं है, ये शुद्ध रूप से आपराधिक मानसिकता और साजिश का मामला है। प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू ने पीएम के पंजाब दौरे पर वीडियो जारी किया है, जिसमें पन्नू के मुताबिक खालिस्तानी संगठन के लोगों ने प्रधानमंत्री के दौरे पर प्रदर्शन किया था। सिख फॉर जस्टिस अमेरिका का एक संगठन है जो भारत से पंजाब को अलग करके खालिस्तान बनाने की मांग का समर्थन करता है। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को बीजेपी बड़ी साजिश बता रही है। ऐसे में अलग अलग जगहों पर प्रधानमंत्री के लिए बीजेपी नेताओं ने यज्ञ किया है। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर और कनॉट प्लेस के शिव मंदिर में पूजा की गई, तो भोपाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम के लिए महामृत्युंजय का जाप किया। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर चल रहा है महामृत्युंजय मंत्र जाप। यहाँ तस्वीरों में आप बीजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट रजत पांडा को देख सकते हैं, जो फिलहाल जाप में हिस्सा ले रहे हैं। आज दिल्ली के कई अलग अलग मंदिरों में इसी तरीके से महामृत्युंजय मंत्र का जाप रखा गया है। 3 घंटे की पूरी पूजा रखी गई है और इसका कारण है प्रधानमंत्री की दीर्घायु। यानी कि जिस तरीके से कल सिक्योरिटी लैब्स पंजाब में सामने आया, उसके बाद बीजेपी ने आज अलग अलग मंदिरों में इस तरीके की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु के लिए इस तरह से मंत्र जाप का कार्यक्रम आयोजित किया है। और साथ ही कांग्रेस को इसके लिए जिम्मेदार बताते हुए लगातार वो लोग अपनी बात को भी रख रहे हैं। शाम के वक्त युवा मोर्चा जो है वो इसी मुद्दे पर कांग्रेस दफ्तरों में प्रदर्शन करेगा। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में इस वक्त हम मौजूद है। रजत पांडा जी इस वक्त हमारे साथ है। सर, महामृत्युंजय जाप आज यहाँ पर किया गया, क्या कारण है? आज केवल यहाँ नहीं, आज भारत में हर जगह, हर प्रदेश में हजारों ऐसे मंदिर और धार्मिक स्थल पे हमारे लाखों कार्यकर्ता हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दीर्घ आयु के लिए महामृत्युंजय मंत्र पाठ करवा रहे हैं, उसमें भाग ले रहे हैं। कल जो घटना हुआ पंजाब में वो बहुत निंदाजनक है। हमारी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की जो ऐतिहासिक प्रगति हो रही है, इस पे कुछ लोग नाखुश हैं, जो ये कांग्रेस की चिंताधारा है। एमपी कांग्रेस है, उन्होंने ट्वीट किया कि पंजाब ने देश का दिल जीत लिया, क्या कहेंगे इसमें? ये बहुत हीन मानसिकता है कांग्रेस की, कि जब प्रधानमंत्री जी का इंस्टीट्यूशन का सिक्योरिटी को वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं और उसमें जश्न मनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। जतिंदर पन्नू वीडियो रिलीज करके उसने ये बात कही है कि कल तिरंगे वाले को पंजाब से बाहर कर दिया गया, पंजाब में खालिस्तान की जो सोच है वो शुरू हो गई है, क्या रिएक्शन? देखिए, ऐसे कुछ खालिस्तानी फोर्सेस जो तिरंगा का मजाक उड़ा रहे हैं और हमारे देश के बारे ऐसे कह रहे हैं, कांग्रेस जो बयान दे रहे हैं वो उन्हीं के समर्थन कर रहे हैं। उनको ये स्पष्टीकरण करना चाहिए कि वो देश के साथ है या नहीं।
और दिल्ली के कनॉट प्लेस में भी पीएम मोदी की लंबी उम्र के लिए पूजा की गई है। गुप्ता जी है दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष, उनसे बात करते हैं। सर, आप लोग जो है अलग अलग जगह पे मंदिरों में जो है इस तरीके महामृत्युंजय जाप कर रहे हैं, इसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि जिस तरीके से स्थितियां कल बनी पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर? देखिए, कल जो पंजाब में हुआ वो घोर निंदनीय ही नहीं बल्कि कांग्रेस ने अक्षम्य अपराध किया है। कांग्रेस ने अपने चरित्र और चेहरे को दोबारा दिखा दिया है। उन्होंने देश की सर्वोच्च प्रधानमंत्री जी के पद की गरिमा को नष्ट किया है। उन्होंने उनकी सुरक्षा रूट को डिस्क्लोज करके और जिस तरह से वहां पर लोग इकट्ठे होकर आकर जो हमला करने की साजिश थी, प्रभु की इच्छा थी, महादेव जी की कृपा से वो बच गए हैं। और हम लोग आज महादेव जी का धन्यवाद करने के लिए, प्रभु का धन्यवाद करने के लिए पूरे देश में और दिल्ली में महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हैं, ताकि हमारे प्रधानमंत्री जी जो देश के लोकप्रिय नेता हैं उनका दीर्घायु के लिए और उनकी सुरक्षा की कामना करते हैं। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम की लंबी उम्र के लिए पूजा की और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की जिंदगी के साथ पंजाब में खिलवाड़ किया गया। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने जानबूझकर खूनी खेल खेला। भगवान की कृपा है कि वो सुरक्षित है। पूरा देश चिंतित है। मैं मैडम श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं कि राजनीतिक मतभेद ऐसा नहीं होता कि विद्वेष की अग्नि में आप जल उठो और कांग्रेस शासित राज्य में प्रधानमंत्री जी के साथ ये व्यवहार हो कि डीजीपी साथ नहीं, सीएस साथ नहीं है। संघीय ढांचे को आपने तार तार कर दिया, धज्जियां उड़ा दी उसकी। और सोशल मीडिया पर पंजाब के डिप्टी सीएम ओपी सोनी का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो मोदी जिंदाबाद के नारे लगाते दिख रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो 5 जनवरी बुधवार को जारी किया गया और ओपी सोनी प्रधानमंत्री मोदी की रैली में हिस्सा लेने के लिए पंजाब सरकार की तरफ से जा रहे थे। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त अमृतसर से। अमृतसर एयरपोर्ट पर रोम से आए यात्रियों ने हंगामा किया है। रोम से फ्लाइट से आए 191 यात्रियों में 125 की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद इन यात्रियों को आगे जाने से रोक दिया गया और इससे नाराज यात्रियों ने हंगामा कर उन्हें आगे जाने की मांग की है। कोरोना का विस्फोट जिस तरह से हो रहा है, ये खबर बेहद जरूरी उन लोगों के लिए जो विदेश से आ रहे हैं या फिर विदेश जाने के बारे में सोच भी रहे हैं। अमृतसर से खबर है, अमृतसर एयरपोर्ट पर रोम से आए यात्रियों ने हंगामा किया है। रोम से फ्लाइट से आए 191 यात्रियों ने में से 125 की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद इन यात्रियों को आगे जाने से रोका गया। इसके बाद नाराज यात्रियों ने हंगामा कर उन्हें आगे जाने की मांग की है। चार्टर्ड फ्लाइट थी जो मिलान से अमृतसर आई है बाय टिब्लिश होके, रिफ्यूलिंग हुआ है टिब्लिश में और मिलान से पैसेंजर आए थे। इसमें टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स 179 थे, जिसमें चाइल्ड और इन्फेंट्स को एग्जेम्प्ट करने के बाद जो कैटेगरी होती है 160 लोगों का टेस्ट किया गया और 160 लोगों में 125 गॉट पॉजिटिव। और देश में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। देश में कोरोना के केस में बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 90,928 नए केसेस सामने आए हैं। एक दिन पहले 58,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए थे। देश में 10 दिनों में कोरोना के मामलों में 15 गुना की बढ़ोतरी हुई है। पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 6.43% हो गई है। एक दिन पहले पॉजिटिविटी रेट 4.18% थी। देश के 17 राज्यों के 41 जिलों में कोरोना की साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 10% से ज्यादा है। कोरोना की ये रफ्तार डराने वाली है। 24 घंटे में जो जानकारी आ रही है, कोरोना से 325 लोगों की जान गई है। देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 2630 हो गए हैं। कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, लेकिन लोग संभलने को तैयार नहीं है। लोगों की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही है। कोरोना के केस बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लोग इस बात से अनजान नजर आ रहे हैं। लोग भूल गए हैं कि कुछ दिन पहले
महामारी किस तरह तांडव मचा रही थी। देश के अलग अलग शहरों के बाजार से भीड़ वाली तस्वीरें आ रही हैं जो डराती हैं। सबसे पहली जो तस्वीर है वो मुंबई की है। मुंबई, लखनऊ और कोलकाता की सिलसिलेवार ब्रीफिंग तक ही जो मुझे सीमित रखना है, और मेरा इतना जरूर मानना है कि देश की न्याय व्यवस्था सबको न्याय दिलाती है, और इस तरह के जब कोई चूक होती है तो उसमें तो जो भी कदम उठाने होंगे वो उठाए जाएंगे। 170। अनुराग जी, मैं नीरज पांडे हूं एबीपी न्यूज से। मेरा सवाल है कि राहुल गांधी और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों ने अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो कच्चे तेल की कीमत कम हुई उस पर सरकार से मांग की है कि भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए जाए। देखिए, फिर सवाल आपका कैबिनेट के निर्णय से अलग है, और यही कहूंगा अगर राहुल जी देश के अंदर आ गए हों वापस तो पंजाब और राजस्थान के ही दाम को देख लें। दोनों कांग्रेस शासित राज्य हैं, उसमें क्या क्या अंतर है, कितने कम किए हैं। सर, तरुण शर्मा फ्रॉम जी बिजनेस। सर, फेज 2 में कितनी ग्रीन एनर्जी का हम उत्पादन इससे कर पाएंगे, वो एक यदि आप उस पर थोड़ा सा क्लैरिटी दे पाएं तो। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि 500 गीगावाट जो लक्ष्य रखा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी के लिए, उसमें से 450 गीगावाट जो आप रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, जहां एक और हम इस क्षमता को सर्जित करने के लिए बहुत बड़े बड़े रिन्यूएबल एनर्जी के पावर प्रोजेक्ट लग भी रहे हैं, लेकिन उसके बाद नई चुनौती थी कि ट्रांसमिशन लाइंस कैसे होंगी। तो राज्यों के पास उतना धन भी नहीं होता और एक बड़ी कॉस्ट आती ट्रांसमिशन लाइन लगा। और इस बीच अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे, जिस तरह से लगातार वो बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में एक बड़ी चूक हुई है और बड़े और कड़े कदम उठाने होंगे इस मामले में। और इस पूरे मामले को लेकर अगर देखा जाए तो जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ये पता चलता है कि एक भारी चूक है जिस पर अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री बोल रहे हैं और लगातार पीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक को वो बता रहे हैं। विक्रांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, इस वक्त पूरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ये बात साफ कर देना चाहती है कि एक भारी चूक हुई है जिसमें जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो जाए। देखिए, बिल्कुल सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर अभी कैबिनेट की ब्रीफिंग, क्योंकि आज कैबिनेट की बैठक थी, उसको संबोधित कर रहे थे, ब्रीफिंग कर रहे थे। हालांकि उन्होंने कहा कि आज केवल वो कैबिनेट के मामलों पर ही बोलेंगे, लेकिन जब पत्रकारों ने उनसे पीएम के साथ जो कल सुरक्षा में चूक हुई है उस पर सवाल पूछा तो उन्होंने साफ कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ लोग गए हैं और होम मिनिस्ट्री भी इस मामले में जांच करवा रही है, और इस तरह के मामले में जो भी चूक के लिए जिम्मेदार है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए, और ऐसा होगा भी। इसकी पूरी जांच करवाई जाएगी, तहकीकात होगी और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इस तरह की गलती को, इस तरीके की चूक को ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता। और सबसे बड़ी बात यह कि स्टेट लेवल पर भी जो अलग अलग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, एक बार फिर से अनुराग ठाकुर को सुनते हैं। जो निर्णय किए गए उस तक ही सीमित रखिए। सर, मधुरेंद्र, मैं न्यूज नेशन से। मेरा सवाल धारचूला पर बनने वाले पुल को लेकर है जो महाकाली रिवर पर बनेगा। बेसिकली इसका बजट क्या होगा, कब तक इसे कंप्लीट किया जाएगा और किस तरह से इससे उत्तराखंड और नेपाल को फायदा मिलेगा, क्योंकि ये पूरा रिवर बेल्ट जो है काफी प्रभावित होता है खासतौर पर रेनी सीजन में। महाकाली ब्रिज के लिए देखिए, जैसे मैंने कहा कि निकट भविष्य में इसका MOU जब भारत और नेपाल के बीच में होगा तो इसका बहुत बड़ा लाभ उत्तराखंड की जनता को होगा, क्योंकि ना केवल ये आने जाने की एक सुविधा मिलेगी बल्कि जो एक रिश्ता हमारा नेपाल के साथ भी है, व्यापार का भी हो, भाईचारे का भी हो, पड़ोसी का भी हो, और ये जो रिश्ता है इसमें कहीं ना कहीं इस पुल के बनने से भी उस इलाके के उत्तराखंड के रहने वाले और दूसरी ओर नेपाल के क्षेत्र के रहने वाले लोग, जो धारचूला के ऊपर ये जो महाकाली रिवर के ऊपर पुल बनेगा, इसका लाभ उनको। तो गृह मंत्रालय ने जांच रिपोर्ट मांगी है और इस पर सख्त कदम उठाए जाएंगे, ये अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री साफ करते हुए। इधर पश्चिम बंगाल में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के आंकड़ों के बीच कोलकाता और आसपास जिलों में हालात बहुत खराब हैं। कोलकाता शहर की बात करें तो पॉजिटिविटी परसेंटेज करीब 40% है और कोलकाता के पास दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर में पूरी तरह लॉकडाउन की स्थिति है।
एहतियातन पाबंदियां लगा दी गई हैं, 4 दिन के लिए बाजार बंद कर दिए गए हैं और ये कदम इसलिए उठाने जरूरी हैं क्योंकि अब जो कोरोना का विस्फोट है वो बहुत ज्यादा तेजी के साथ पश्चिम बंगाल में होता हुआ नजर आ रहा है। कोलकाता और सोनारपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पाबंदियां दिख रही हैं, एक तरफ वहां पर दुकानें बंद है, वहीं लेकिन देखिए भीड़ काफी नजर आ रही है, स्टेशन पर बहुत ज्यादा भीड़ है। कोलकाता में 6000 से ज़्यादा मामले और अब इस समय मैं दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर में हूँ जहाँ पर एक के बाद एक आपको सभी दुकानों के शटर डाउन नज़र आएंगे। जो म्यूनिसिपैलिटी है सोनारपुर की उसने निर्णय लिया है कि 4 दिनों के लिए जो बाज़ार है वो पूरी तरह बंद रखे जाएंगे। हालांकि जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनकी दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन इसके बावजूद ये जो देखिए तस्वीर पूरी तरह से ये बाज़ार इसे बंद रखा गया है, यानी कहीं ना कहीं लॉकडाउन की परिस्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। आंकड़े जो हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं पश्चिम बंगाल में। हालांकि राहत की बात ये है कि बेड्स की बात करें तो जितने भी बेड हैं उसमें से केवल 3.38% ही ऑक्यूपाइड है, यानी कि मामले बहुत ज़्यादा हो रहे हैं लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत कम आ रही है। हम लोग का यहाँ राजपूत सोनारपुर पौरसभा में जो लॉकडाउन डाका है ये 6-7 बंद है, उसके बाद 2 दिन खोला है, उसके बाद फिर 10-11 2 दिन बंद है। ठीक है, यहाँ कोरोना का हालत इतना बढ़ गया जो फ्लैट में आदमी आना जाना में बहुत आदमी आता है जाता है, लेकिन उसके बाद क्या है कोई डिसिप्लिन नहीं मानता है। कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर लोगों में खौफ भर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 10 दिनों में कोरोना के मामलों में 15 गुणों की बढ़ोतरी हुई है। कोरोना मरीजों के मामले में महाराष्ट्र देश में नंबर 1 पर है। महाराष्ट्र में कल कोरोना के 26,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे। दिल्ली में भी मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 10,000 से ज्यादा मरीज सामने आ गए हैं और तमिलनाडु साथ ही कर्नाटक में भी एक दिन में मरीजों की संख्या 4,000 से ज्यादा हो गई है। गुजरात में भी मामले तेजी से बढ़ रहे हैं जहां एक दिन में 3,350 मामले सामने आए। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। यहाँ 24 घंटे में 2,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। तो 6 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र की और देखिए दिल्ली की, साथ ही उत्तर प्रदेश की जहां केसेस बढ़ रहे हैं। गुजरात और कर्नाटक, तमिलनाडु की तस्वीरें देख लीजिए, केसेस बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। ऐसे में समझिए कि जनवरी का जो अंत वाला महीना है, यानी कि जब अंतिम वक्त आएगा इस जनवरी एंड होने का, तो बहुत ज्यादा स्थितियां खराब हो सकती हैं। दिल्ली की बात कर लेते हैं, आइए दिल्ली की बातें आपको बताएं। उससे पहले अस्पताल में बेड पर स्थिति क्या है। बुराड़ी में इस वक्त पहले और बाद की बात कीजिए तो अभी अस्पतालों में अलग अलग अस्पतालों की डिटेल्स हम देख रहे हैं कि पहले किस तरह से अम्बेडकर नगर अस्पताल में 135 बेड थे, अब 200 बेड्स हैं और बढ़ाए गए हैं बेड की संख्याओं को। वहीं दीनदयाल उपाध्याय में 100 पहले थे, अब 150 बेड किए गए हैं ताकि लोगों को दिक्कतें ना हो। इसके अलावा दीपचंद बंधु अस्पताल में 100 पहले बेड थे, अब 150 बेड किए गए हैं और इसके अलावा बाबा साहब अम्बेडकर अस्पताल में 100 बेड पहले थे, 150 बेड अब किए गए हैं। तो दिल्ली के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, 24 घंटों में 10,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, हर दिन नए आंकड़े आ रहे हैं। दिल्ली सरकार ने 9 सरकारी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित बेडों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए और साथ ही दिल्ली सरकार ने सभी विभागों के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को चिकित्सा अवकाश को छोड़कर दी गई सभी छुट्टियां रद्द करने का निर्देश दिया है। दिल्ली सरकार ने अब 9 सरकारी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए करीब 1,000 बेड बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद अब कोरोना मरीजों के लिए बेड की कुल संख्या 3,316 से बढ़कर 4,350 बेड हो गई है। अभी जो है डेथ का जो रेशो है वो 1 in 1000, मतलब कल 10,600 केसेस थे तो 8 डेथ थी, तो 1,200 पे 1 डेथ थी लगभग। डेथ तो देखो थोड़ा सा तो पिछली बारी जो थी 10,000 जब केसेस थे तो उस टाइम पर 150 के करीब डेथ आ रही थी, 150 200 डेथ हो रही थी, तो उस हिसाब से अभी ठीक है। तैयारी के लिए तो आप देखेंगे परसों हमारे पास 9,000 बेड थे, आज 12,000 से ज़्यादा हैं और डेली बेड्स हम काफ़ी बढ़ा रहे हैं, तैयारियां हमारी बढ़ रही हैं। बिल्कुल सभी का ये कहना है, जितने भी एक्सपीरियंस बता रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर भी, आप मुंबई देख लीजिएगा, मुंबई का एक्सपीरियंस ले लीजिएगा, वहाँ पर हमारी डॉक्टरों से बात हुई है, हॉस्पिटल से बात हुई है, सीवियरिटी इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू अर्लियर वीक्स। मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 5 जनवरी को मुंबई के अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए कुल 35,487 बेड थे। इससे पहले 4 जनवरी को 34,857 बेड थे, जबकि 3 जनवरी को 30,565 बेड थे। 5 जनवरी को अस्पताल में कोरोना के 5,104 मरीज थे। 4 जनवरी को अस्पताल में 4,491
मरीज थे। अब 3 जनवरी को अस्पताल में जो केसेस हैं, बेड्स को लेकर किस तरह से इजाफा किया जा रहा है, लेकिन मरीजों की संख्या हर रोज बढ़ती जा रही है। वो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड कायम कर रही है। बड़ी खबर आ रही है इस बीच महाराष्ट्र से खबर यह है कि सरकार के सूत्रों के हवाले से महाराष्ट्र में अगर कोरोना मरीजों से 40% बेड भर जाते हैं तो राज्य में लॉकडाउन लगाने पर विचार होगा। फिलहाल लॉकडाउन लगाने पर कोई विचार नहीं है, लेकिन 40% बेड भरे तो लॉकडाउन पर विचार होगा। अभी क्या स्थिति है ये साफ होना बहुत जरूरी है। ऐसे में हो जाता है जो लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, विवेक गुप्ता के जरिए स्थिति साफ होगी। 40% अगर बेड्स ऑक्यूपाई हो जाते हैं अस्पतालों में तो फिर आगे कदम उठाया जाएगा, लॉकडाउन पर विचार होगा। आंकड़े जो अभी है, अगर ये आंकड़े नहीं बढ़ते और हम सब ने अगर कुछ जो चीज़ें हैं अगर हमने उनका पालन किया तो शायद लॉकडाउन की ज़रूरत भी ना पड़े और सामान्य जीवन ये डिस्टर्ब ना हो, यही हमारी प्राथमिकता है। देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने नए साल में नया रिकॉर्ड बनाया है। कंपनी ने फॉरेन करेंसी बॉन्ड के जरिए करीब 3000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। रिलायंस ने 3 किस्तों में $US बॉन्ड जारी करके ये रकम जुटाई है। कंपनी ने 10 साल, 30 साल और 40 साल की अवधि के लिए ये बॉन्ड जारी किए। बॉन्ड के जरिए जुटाई रकम का इस्तेमाल कंपनी के मौजूदा कर्ज की रीफाइनेंसिंग के लिए किया जाएगा। कंपनी ने बताया कि इस बॉन्ड को करीब 3 गुना ज्यादा सब्सक्रिप्शन मिला। इन बॉन्ड को S&P ने BBB+ और मूडीज ने Baa2 रेटिंग दी है। दोनों संस्थाओं ने रिलायंस के बॉन्ड को स्टेबल आउटलुक दिया।